दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज संसद में जो बिल रखा है एग्जामिनेशन के को ठीक से कराने के लिए और इलीगल मींस को के खत्म करने या उनके ऊपर कड़े प्रावधान किए हैं, दंड लगाने का, जेल भेजने का, और उस पे सरकार ने बहस कराना शुरू किया। प्रतिपक्ष फिर भी अभी भी बच्चों के और पैलेट गन और हिंसा और जो आंदोलन के समय जिस तरह की बर्बरता पुलिस ने बरती उसके ऊपर अपनी बात रखने की कोशिश की उस बिल के तहत ही। क्योंकि सरकार तो जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ और जिसमें पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया या हिंसा बरपाई, उस पर बात करना ही नहीं चाहती है। और न वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मैं संसद की कार्रवाई पे बात नहीं करूंगा, और मैं उस जंतर मंतर पे आंदोलन के जो बाद भारत सरकार का जो रवैया है उस पे ही बात करूंगा। और वो रवैया बहुत ही गड़बड़ है। और मतलब अभी भी ये ढीठ सरकार अपने आप को सुधारने में असफल रही है। मतलब इतना बड़ा विद्रोह होने के बाद भी, इतना बड़ा प्रदर्शन होने के बाद भी, इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद भी, बच्चों का जेनजी का जो आंदोलन था, जंतर मंतर पे ही नहीं पूरे देश में कई 20, कम से कम भी 15-20 प्रदेशों में ये आंदोलन हुआ। और यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में, मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में, असम में भी आंदोलन हुए, नागालैंड में। और वहां पर भी विरोध हुआ। उसके बाद भी सरकार अपने मन मर्जी से ही काम कर रही है। और एक तरह से छात्रों के साथ बड़ा धोखा किया है। छात्रों को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है मंत्रियों से मिले, और अ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद, और जब दूसरी मांगों पर बात हुई तो उन्होंने स्वीकार किया कि किसी पे एफआईआर नहीं होगी, किसी बच्चे को पेनलाइज नहीं किया जाएगा, किसी को जेल में नहीं रखा जाएगा। और इस तरह से सारी मांगे मान ली थी। लेकिन एक दिन निकलने के बाद भी, मतलब अब तो 3 दिन निकल गए हैं, उसके बाद भी उन मांगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और उल्टा बिहार में तो एफआईआर हो रही है अब, और लोगों को जेल में भेजा जा रहा है। काफी बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को वहां जो आंदोलनकारी थे उनको जेल में भेजा है। बंगाल में और भी उससे भी ज्यादा भयंकर वो किया है उन्होंने, कि एक ही समाज के 10 लोगों को जेल में डाला है 11 में से। और इसका मतलब ये है कि वो एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रहे हैं और उनको जेल में डालने की, उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। जुनेद जो 20, 25, 37, 38 दिन से इन बच्चों के आंदोलन में लगा था और सेवा कर रहा था, वो लॉजिस्टिक का काम संभाल रहा था, उसके ऊपर यूपी के उसके माँ बाप को, पेरेंट्स को, उनके भाइयों को, बहनों को गिरफ्तार कर लिया। मतलब ये कहाँ की इंसानियत है कि आप एक जो सेवा कर रहा है उसके पेरेंट्स को जो है जेल में डाल दिया। तो ऐसे कई मामले हैं। और AK-47 और पैलेट गन का तो सबके सामने है, फोटो भी आ गए हैं उनके। और वो जो है बच्चों पर चलाने की कोशिश की गई है, चलाई भी है। 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, एक की आंख भी चली गई है। तो इन सारे बातों के बाद भी सरकार इस पे बात ही नहीं करना चाहती है, और वो अपने ही तरीके से सारी चीजों को निपटना चाहती है, जो छात्रों के साथ भी धोखा है। दोस्तों पूरी बात करें उसके पहले मैं आपको
ये बता दूं कि हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं। मैं हिम्मत सेठ बोल रहा हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आपने अभी तक भी अगर हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें, परिजनों को और मित्रों को भी बताएं। और ये भी बताएं कि ये चैनल जो है बहुत गंभीर विषयों पर बात करता है, ये हंसी ठट्ठा का चैनल नहीं है। और इसलिए इसको सुनना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है, और इसलिए इसको सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, बेल आइकन दबाना भी जरूरी है। लाइक करना, फॉरवर्ड करना आपका अधिकार है और हमें उससे उत्साह मिलता है। तो दोस्तों, जंतर मंतर आंदोलन के बाद भारत सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर दो काम किए। एक तो संसद में बिल लाए जिसमें पेपर लीक पर कानून को कड़ा करने, लंबी जेल और भारी आर्थिक दंड के प्रावधान किए जा रहे हैं। और बिल लोकसभा के शोर शोर शराबे के बीच टेबल कर दिया गया है। अब उस पर बहस की बात कही जा रही है। विपक्ष पुलिस द्वारा आंदोलनकारियों पर की गई बर्बर हमला और हिंसा, लाठीचार्ज, महिलाओं के साथ बदसलूकी और पैलेट गन व AK-47 से फायरिंग पर बात करना चाहता है। विपक्ष की मांग है कि इस हिंसा के लिए मंत्री जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी ले और अमित शाह इस्तीफा दे। दूसरा, सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, टास्क फोर्स, जिसको ये कहा जा रहा है कि एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनाई है, और उसका काम ये होगा कि वो ये सुझाए कि फुल प्रूफ परीक्षा बिना लीक के कैसे कराई जा सकती है, तकनीकी साधनों का उपयोग करते हुए। प्रधानमंत्री जी ने नंदन नीलेकणी का की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई है। अब ये जो नीट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को फुल फुल लीक प्रूफ, मतलब लीक किसी भी तरह से लीक नहीं हो, कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए सुझाव देगी। लेकिन इन दोनों कदमों से शिक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव की अपेक्षा ही नहीं है। वास्तव में सरकार दिग्भ्रमित है। वे शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा में परीक्षा को में कोई भेद नहीं कर पा रही है। वो शिक्षा व्यवस्था को शिक्षा से जोड़ करके केवल शिक्षा को ही ठीक कर, मतलब परीक्षा को ही ठीक करने से समझती है कि शिक्षा में सुधार हो जाएगा, जो नहीं होगा। इसलिए इस आंदोलन की मुख्य मांग, जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात थी, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की बात थी, वो बदलाव अभी बहुत दूर लग रहा है, वो नहीं हो। नहीं, अभी जो सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जो दो कदम जो उठाए हैं, एक बिल ला करने के की बात कही है, एक उससे नंद नीलकणी की अध्यक्षता में जो टास्क फोर्स बनाया है, ये दोनों व्यवस्थाएं सिर्फ परीक्षा से संबंधित है। छात्रों की मांग परीक्षा की नहीं थी, परीक्षा तो एक उसका एक आयाम है। छात्रों की मांग थी कि शिक्षा व्यवस्था में ऐसे बदलाव किए जाएं कि जिससे लोगों को लाखों रुपए खर्च ना करना पड़े, जिससे लोगों को नीट जैसी परीक्षा देने के लिए कोचिंग सेंटरों पर नहीं जाना पड़े। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए इस सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया है। न तो टास्क फोर्स में कोई ऐसी बात कही है, न बिल में कही है। तो फिर कैसे सुधार होगा? आंदोलनकारी कॉकरोच जनता पार्टी ने भी आंदोलन खत्म करने के पहले अपनी इस मूलभूत मांग को नजरअंदाज कर दिया। सरकार के मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने जब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता और वह प्रतिनिधियों के इस रूप में बात करने गए, तो प्रधान के इस्तीफे से हो जाने से इतने होश फाख्ता थे कि उनको ये ध्यान ही नहीं रहा कि मूल जो मांग है उस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। और बिना उसके ऊपर बातचीत किए, कोई बातचीत किए जो है, आप धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे तो क्या होगा? हमने
पहले भी 2-3 वीडियो बनाए हैं, उसमें यही बात कही है कि आप इतनी जल्दी में जो है इस धरना प्रदर्शन को खत्म किया है, धरने को खत्म किया है, कि वो जो मांगे आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो डिक्लेयर किया है, वो मांगे सरकार लागू भी करेगी या नहीं करेगी, इसकी भी आपने चिंता नहीं करी। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सारी चीजें हल नहीं होगी। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि एक दिन और रुकना चाहिए था, और सब लोगों से राय करके फिर इसको खत्म करना चाहिए था। आपने वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी के साथ ही खत्म कर दी। और उससे क्या हुआ कि आज अब आपको, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को कानूनविदों के साथ चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, कपिल सिब्बल के साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, उनके साथ बैठ करके सुझाव मांगे जा रहे हैं। एक वेबसाइट बना करके सारे देश से वकीलों के जो है जो वकील इस अभियान में सम्मिलित होना चाहता है, उन लोगों के नाम मांगे जा रहे हैं, जिला स्तर पर नाम मांगे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो जिन बच्चों पे एफआईआर की है, वो एफआईआर हटाई नहीं है सरकार, हटाना भी नहीं चाहती है, और नए लोगों को जेल में भेज रही है। बिहार में नए लोगों को जेल में भेजा है, एफआईआर नई एफआईआर कर रही है। तो ये जो बातें हैं, ये आप लिखित में ऑर्डर लेते, जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिखित में आया, उसी तरह से इन मांगों का भी ऑर्डर लिखित में लेना चाहिए था। अब आपने, क्योंकि सरकार ने नहीं दिया वो ऑर्डर, वो जो समझौता किया है वो मिनिस्टरों ने किया है, और सरकार ने कोई आदेश पारित नहीं किया। ये बात सही है कि मंत्रियों ने जो समझौता किया है, उसके ऊपर उनको अडिग रहना चाहिए, सरकार को अडिग रहना चाहिए, और नहीं तो उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। तो ये सरकार विश्वसनीयता की कोई चिंता नहीं करती है। ये तो दो मंत्री थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं टेलीविजन पे आकर के बोले कि ये 3 कानून, काले कृषि कानून किसानों के, मैं वापस ले रहा हूं, और एमएसपी के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे जो ये सुझाएगी कि कैसे स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले के अनुसार जो C2+50% लागू किया जा सकता है, उसको सुझाव देगी। वो कमेटी आज तक नहीं बनी। वो वो फॉर्मूला एमएसपी का अभी तक लागू नहीं हुआ, 4 साल हो गए उस बात को। लेकिन दोस्तों, ये इस सरकार का कोई, उसको कोई शर्म नहीं है बात करने के और मुकर जाने से। टेलीविजन पर आकर के जो प्रधानमंत्री ने जो बात कही, उसका भी कोई सम्मान नहीं है, उसको भी लागू नहीं किया है। तो फिर आपने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हुई बात का कौन जो है जवाब देगा? इसलिए मैं कह रहा था कि मैंने तब भी इसीलिए कहा था कि आप जल्दी मत करो इस मूल मांग की। शिक्षा में व्यवस्था में बदलाव, गांवों के वो वंचित वर्गों के बच्चों को भी गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, कॉमन स्कूल व्यवस्था, समान शिक्षा व्यवस्था पर कोई आश्वासन नहीं लिया आपने। कोई आ, कोई भी काम नहीं किया। अगर आप उनसे ये आश्वासन ले लेते कि हाँ हम ये लागू करेंगे, और लिखित में ले लेते, तब आप इसको खत्म करते तो ज्यादा बढ़िया रहता। लेकिन ठीक है, हमने आंदोलन समाप्त होने के बाद कुछ 2-3 वीडियो बनाए, और दोनों में ये आशंका व्यक्त की कि सरकार ने दबाव में इन मांगों को मान तो लिया है, लेकिन सरकार का जो नजरिया था वो सिर्फ ये था कि किसी भी तरह से जंतर मंतर खाली हो जाए। और वो मांग इसलिए मान ली गई कि अगर नहीं मानते तो ये आंदोलन पूरे देश में फैल रहा था। सरकार, मतलब बीजेपी के वोटर जो है छिटक रहे थे, वो तक सब विरोध में खड़े हो गए थे। मध्यम वर्ग का जो वोटर है, जो इन परीक्षाओं से संबंधित है, वो भी छिटक रहा था।
तो इसलिए ये बात मान ली गई उस समय, लेकिन लागू नहीं की। तो ये आंदोलनकारियों की बहुत बड़ी भूल है। उनको इस पे फिर से ध्यान देना चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि आंदोलन बार बार नहीं हो सकते। एक बार आपने आंदोलन किया, लोग इकट्ठे हो गए, बार जगह जगह से लोग आ गए, अब वो माहौल बनना मुश्किल है। आप भले कॉल करेंगे, लोग आएंगे भी, आप धरना प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन वो माहौल नहीं बन सकता जो 25 तारीख को या 20 तारीख के बाद 25 तारीख तक जंतर मंतर पर बने। इसलिए ये जरूरी था कि आप उसको लिखित में आदेश निकला करके लेते, उसके बाद धरना खत्म करते, शायद कुछ बात बनती। कोई एक कमेटी उस समय बनाते जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात करती, जिसमें आप लोगों के प्रतिनिधि भी होते, जो आंदोलनकारी हैं वो प्रतिनिधि भी होते, तब इसमें कुछ ज्यादा अच्छा होता। और ये संशय उस समय भी बना हुआ था जब खत्म किया था, और उसके बाद हमने जब वीडियो बनाया उसमें भी ये हमने कहा था कि ये संशय बना हुआ है कि ये आंदोलन खत्म तो कर दिया है, लेकिन मांगे जो मान ली गई है वो भी लागू होगी कि या नहीं। और मैंने कृषि कानूनों का जो जिक्र किया, और वो कृषि कानून जो है यूं के यूं कृषि विपणन, नई कृषि विपणन नीति लाए, उसमें ले आए, मतलब कोई बदलाव नहीं किया। तो ऐसे में हमको इस बात से अवेयर रहना चाहिए कि ये सरकार बहुत ही, मतलब पेंसिल से लिखती है, रबर से मिटाती है, और लागू किसी को नहीं करती। तो इस बात का ध्यान नहीं रखने से नुकसान भी हो सकता। सरकार के दो मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वादा किया कि आंदोलनकारियों पर कोई एफआईआर नहीं होगी, जो हुई है वे वापस ली जाएगी, और सबको जेल से रिहा किया जाएगा। लेकिन जो बच्चे जेल में हैं उन्हें तो छोड़ो, नहीं छोड़ा जा रहा है। और आंदोलन में भाग लेने वाले बच्चों को किसी न किसी बहाने जेल भेजा जा रहा है, एफआईआर की जा रही है, डराया जा रहा है, और इस तरह से उस आंदोलन में जो शरीक हुए थे उनको दबाया जा रहा है। अब मैं ये देख रहा हूं कि आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे दिप्के और रांका और जो लोग थे, वो लोग अब वकील से नई लड़ाई की बातचीत कर रहे हैं। अब उनके सामने वो जो शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की लड़ाई, नीट परीक्षा को ठीक करने की नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ उसकी लड़ाई, और वो सारी लड़ाइयां तो एक तरफ रह गई। और अब आपको ये लड़ना पड़ रहा है कि एफआईआर नहीं होनी चाहिए, बच्चे लाठीचार्ज हुआ है उनको, और मुआवजे की बात भी अभी तक कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं हुआ है। तो 22 बच्चों ने जो आत्महत्या की उनको मुआवजा दिलवाने की लड़ाई, और जेल से छुड़वाने की लड़ाई, अब ये लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी। अब आपको कॉल देना पड़ रहा है कि बिहार में अगर आपने नहीं छोड़ा तो हम बिहार को जो है जंतर मंतर बनाने में देर नहीं लगेगी। तो ये ठीक है, लेकिन आपकी लड़ाई का जो सेंटर बदल गया ना। आपकी लड़ाई का जो मोटो था शिक्षा व्यवस्था में सुधार, वो चला गया बच्चों को छुड़ाने के अंदर। अगर आप एक दिन और बैठ जाते, 2 दिन और बैठ जाते, इस सरकार से रिटर्न में ले लेते, तो ये सारी चीजें नहीं हो पाती। संसद में पास बिल में कोई बहुत ज्यादा जान नहीं है। संसद में जो बिल पेश किया है उसमें कोई बहुत ज्यादा जान नहीं है। ये ठीक है कि उन्होंने लंबी जेल भी रखी है, और लंबा बड़ा जुर्माना भी, आर्थिक दंड भी रखा है। लेकिन सवाल ये है कि आप उनको आरोपी सिद्ध कैसे करेंगे, क्योंकि सरकार तो उनके पक्ष में है, पुलिस उनके पक्ष में है, वो पैसे वाले लोग हैं। अगर कोई 40-40 करोड़ लाख रुपए और 50-50 लाख रुपए में पेपर बेच रहा है, तो उनके पास तो पैसा है ना। और ये पुलिस वाले तो पैसे के पीछे पाजी हैं, उनको बरी कर देंगे, कोई सबूत नहीं मिला बता देंगे, सबूत पेश नहीं करेंगे, गवाह बदल जाएंगे। क्या करोगे आप? कानून से ये व्यवस्थाएं नहीं सुधर सकती है। हम बार बार कह रहे हैं, पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि कांग्रेस राज था तब भी यही बात कहते थे हम, लेकिन कौन सुनता है।
और दूसरी बात यह कि जो संविधान की अवहेलना करने वाले लोग हैं, वो इन कानूनों की क्या, उनके लिए ये कानूनों का क्या मतलब है। सीजेआई और दिल्ली के हाई कोर्ट के मुख्य जजों की टिप्पणियां आप सुन ही चुके हैं। उन्हें बच्चों की पिटाई से कोई मतलब नहीं है। उनका वी हैव नो इंटरेस्ट, वी हैव नो टाइम, हमको उनको वीडियो देखने का समय नहीं है, हमारा समय बर्बाद मत करो। उनको संगीत पसंद है, संगीत और बैडमिंटन खेलना उनके इन बच्चों की बात सुनने से ज्यादा जरूरी है। पता नहीं उनके बच्चे विदेश में पढ़ते होंगे, इसलिए उनको इस यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की कोई चिंता नहीं है। ऐसे में इन कानूनों का क्या मतलब रह जाता है। अगर कानून बना दिया और उसके अनुरूप आपका सीजीआई काम नहीं करे, और आजकल तो वैसे भी कोर्टों में जितने भी जज आ रहे हैं, वो कानून से तो फैसला कर ही नहीं रहे हैं, वो तो भावना से फैसला कर रहे हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम कराने के लिए फैसला कर रहे हैं। तो फिर इन कानूनों का क्या मतलब है। ये आम आदमी के आंखों में धूल झोंकने के बराबर है, मिर्ची डालना है एक्चुअली। ये सरकार जो है आम आदमी की आंखों में मिर्ची डाल रही है कि कह रही हम कानून बना रहे हैं। अरे कानून की जरूरत नहीं है, कानून तो है, उन्हीं को लागू कर दो, लागू करो ना। व्यवस्था इस तरह की बनाओ कि गरीब आदमी भी पढ़ सके, गांव का बच्चा भी पढ़ाई कर सके। आप तो स्कूल बंद कर रहे हो, 1,20,000 स्कूल बंद कर दिए, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और ड्रॉप आउट रेट बढ़ गई इसी वजह से। हमारे अरावली अरावली क्षेत्र में, ये जो आदिवासी क्षेत्र है पूरा, इसमें ड्रॉप आउट रेट बहुत बढ़ गई है। और एमए तक पहुंचते पहुंचते तो 3 या 4% लोग रह जाते हैं आदिवासी क्षेत्रों में। एमए मतलब प्रवेश तो 100% हो जाता है, लेकिन एमए तक पहुंचते पहुंचते 4% लोग रह जाते हैं, और शोध में तो एक आध होता होगा, एक आध परसेंट। तो फिर ये शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात थी। अब ये नंदन नीलकणी जो भी सलाह देंगे परीक्षा को ठीक करने की, इससे संबंध से क्या हो। हमारा जो ध्येय है, या हमारा जो अ, उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, वो अ, ये है कि वंचित लोगों को भी शिक्षा कैसे मिले, शिक्षा में किस तरह से सुधार हो कि कॉमन स्कूल बने, गांव के बच्चों को भी और शहर के बच्चों को भी एक सरीखी पढ़ाई का लाभ मिले, सभी को बराबर अवसर मिले। तो अवसर की तो बात ही नहीं है इसमें। इन दोनों दोनों जो दो काम किए हैं सरकार ने, इन दोनों से क्या रोजगार बढ़ेगा। ये जो आंदोलन है, इसमें नीट की परीक्षा का हाल तो है ही, लेकिन बड़ा सवाल जो लोग, ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, वो बेरोजगार लोग इकट्ठे हुए। रोजगार के लिए इस व्यवस्था में क्या है। तो न तो संसद में ये बात हो रही है, और आंदोलन तो खत्म हो गया। तो ये कैसे होगा। सबसे बड़ी बात यह है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भी लोग हैं, हमने हमने जोशी साहब और मैंने भी बात की थी। जोशी साहब ने, राम शरण जोशी ने भी यही बात कही कि आंदोलनकारियों को अब बड़ा रोड मैप बनाना पड़ेगा, और पूरे देश में घूम घूम के अपना अभियान चलाना पड़ेगा, और सरकार से व्यवस्था में परिवर्तन की बात पर फिर से आंदोलन करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा, इस आंदोलन का जो जो असर हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। इस आंदोलन को जीवित रखने के लिए ये जरूरी है कि हर शहर, मतलब हर बड़े शहर से, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट से और प्रदेश से, आंदोलनकारी लोगों को इकट्ठा किया जाए, उनके साथ वार्तालाप किया जाए,
और उनसे पूछा जाए कि भाई गांव में व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है, और उन बिंदुओं को लेकर के फिर एक बड़ा मूवमेंट, बड़ा अभियान चले, मूवमेंट ना भी हो तो भी अभियान चले, और उसको सरकार से टाई अप किया जाए, सरकार को दिखाया जाए कि ये है समस्या, जड़ यहाँ है, और तभी ये आंदोलन की सफलता होगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई सफलता नहीं है, मैं नहीं मानता कि ये कोई सफलता है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान एक कठपुतली है। धर्मेंद्र प्रधान हट गए, जोशी आ गए। अब जोशी से क्या अपेक्षा है आपको? ये सब चीजें कर देंगे? अरे भाई, सारे काम पीएमओ से हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी के वहां से हो रहे हैं, और वही जड़ है। जब तक आप जड़ पे चोट नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये पत्तों को खंगालने का काम ही हो रहा है, प्रधान का इस्तीफा, और एफआईआर नहीं होनी चाहिए, और जेल नहीं होना चाहिए, और ये सब चीजें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें, मित्रों और परिजनों को दिखाएं, बताएं। और अगर अभी तक भी आपने हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।